आई एम अजय फ्रॉम अजय केमिस्ट्री क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 7 पढ़ेंगे। हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड उसमें पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड राउल्ट्स लॉ, यानी द्रव में ठोस घोल का या घोल के वाष्प दाब एवं राउल्ट का नियम, या इसको हम कह सकते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉयलेटाइल। इसके पहले पढ़े थे हम वॉयलेटाइल, नॉन वॉयलेटाइल सॉल्यूट्स, यानी अउड़नशील घुल्य के लिए, अउड़नशील घुल्य के लिए राउल्ट का नियम। यहाँ पर याद कीजिए, हम लोग इसके पहले वाला में हम लोग पढ़े थे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स, लिक्विड्स इन लिक्विड्स। यहाँ ध्यान देना है कि लिक्विड्स इन लिक्विड्स, और आज पढ़ने जा रहे हैं हम सॉलिड्स इन लिक्विड्स। दोनों यानी घुल्य भी द्रव और घोलक भी द्रव, उस दिन हम पढ़े थे। और आज पढ़ेंगे घुल्य क्या है, ठोस, और घोलक क्या है, द्रव। अब यहाँ पर ये देखिए, लिक्विड कैसा होता है, उड़नशील होता है। तो ये दोनों लिक्विड जो है, दोनों लिक्विड और उड़नशील, दोनों लिक्विड यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये वेपर प्रेशर दोनों देते हैं। इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है बनिस्पत लिक्विड सॉल्यूशंस इन लिक्विड्स, सॉलिड्स इन लिक्विड्स। यानी किसी घोलक में अगर घुल्य ठोस हो तो क्या होगा, यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर, इस घोल का वेपर प्रेशर इस घोल की तुलना में कम होगा, क्योंकि यहाँ पर बोथ आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स, बोथ आर लिक्विड्स। सो you can say that this is volatile liquid, volatile solids, और यहाँ पर solids है तो यहाँ ये घुल्य क्या है, solute is solid, that is the, ये जो है आपका ठोस में है, और solvent is liquid, तो लिक्विड में ठोस का घोल। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, सॉलिड तो उड़नशील नहीं होता है, ये जो सॉलिड है ये द्रव यानी जो घोलक है, इस घोलक के वाष्प दाब को बल्कि कम कर देगा। यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्या करेगा, ये उड़नशील, ये भी उड़नशील। इसमें ठोस क्या है, अउड़नशील, लेकिन ये है आपका उड़नशील। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों उड़नशील ये वेपर प्रेशर को बढ़ा देंगे, लेकिन ये सॉलिड्स इन लिक्विड्स, यहाँ पर द्रव में ठोस का घोल, ये तो उड़नशील है लेकिन ये ठोस जो है अउड़नशील है। तो ऐसे घोल का वाष्प दाब ऐसे घोल की तुलना में कम होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉयलेटाइल सॉल्यूट्स, अउड़नशील घुल्यों के राउल्ट का नियम। यहाँ पर ध्यान देना है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो अब यहाँ पर एक बात आप जान जाइए कि इस घोल में क्या होगा, इस घोल में होगा क्या कि द्रव में ठोस
कि घोल का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। ये जो है आपका, जब द्रव घोलक में ठोस घुल्य डाला जाता है, जब द्रव घोलक में ठोस घुल्य डाला जाता है तो ठोस घुल्य घोलक के वाष्प दाब वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, कम कर देता है। यहाँ पर ध्यान देना है, कम कर देता है। इसका मतलब कि ये जो है घोलक यानी द्रव, घोलक यानी द्रव, ये उड़नशील है। जैसे ही आप इसमें ठोस घुल्य डालेंगे तो ये जो ठोस है घुल्य, ये घोलक के कुछ अणु का स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, घोलक का वाष्प दाब कुछ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि अगर हमारा लिक्विड रहता तो इसमें वेपर प्रेशर दोनों बढ़ाता, ये भी बढ़ाता और ये भी बढ़ाता, बिकॉज बोथ आर वॉलेटाइल। लेकिन ऐसे घोल में क्या होता है, ऐसे घोल में ठोस घुल्य के कारण द्रव घोलक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसको कि हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाया जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसको पढ़ाना है, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप जान गए कि अउड़नशील घुल्य के लिए राउल्ट का जो नियम है, तो अउड़नशील जो घुल्य है, इसको घोलक में घुलाने पर वाष्प दाब में कमी आती है। अब यहाँ पर आप देखिए किसके वाष्प दाब में कमी आती है, किसके वाष्प दाब में, घोलक के वाष्प दाब में कमी आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे घोल में घोलक का वाष्प दाब, शॉर्ट में लिख रहे हैं वेपर प्रेशर, घोल में घोलक का वाष्प दाब बराबर घोल में घोलक का मोल प्रभाज गुणा में शुद्ध घोलक का वाष्प दाब। ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर घोल में घोलक का वाष्प दाब बराबर घोल में घोलक का मोल प्रभाज गुणा में शुद्ध घोलक का वाष्प दाब। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि ये जो घोल है आपका घोल, इस घोल में जो घुल्य है, घुल्य प्लस घोलक, ये घोलक कैसा है, द्रव, और ये घुल्य कैसा है, ठोस। यहाँ पर तो ये घुल्य क्या करेगा, ये जो घोलक है, ये घोलक में ठोस घुल्य घुलाए हैं तो घोल बनता है। इसका वाष्प दाब, ये वाष्प दाब देगा, नहीं देगा। इसका मतलब कि जो घोल में घोलक का वाष्प दाब है, ये ध्यान रखिएगा, हम इसको जब घोल में आप यहाँ पर क्या निकाले हैं, घोल में घोलक का वाष्प दाब। अब यहाँ पर हम घोलक के जगह, चूंकि घोल में जो घुल्य है, घोल में जो घुल्य है उसका वाष्प दाब तो होता नहीं है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम घोल में घोलक का वाष्प दाब की जगह हम क्या लिख देंगे, घोल का वाष्प दाब। क्या लिख देंगे, घोल का वाष्प दाब। ये जो है आपका यहाँ पर चूंकि घोल का वाष्प दाब बराबर,
ठीक है, यहां पर चलिए लिख देते हैं, घोल का वाष्प दाब बराबर घोल में घोलक का वाष्प दाब। अब यहां पर ये जो है, ये ध्यान दीजिएगा कि घोल का वाष्प दाब बराबर घोल में घोलक का वाष्प दाब। घोल में घुल्य, ये जो है अभी बता रहे थे आपको, ध्यान से देखिएगा, घोल में क्या क्या होता है, घुल्य प्लस घोलक। ये जो है, ये घुल्य तो अपना देगा नहीं, इसलिए घोलक का वाष्प दाब बराबर किसका वाष्प दाब हो जा रहा है, घोल का। यहां पर ध्यान देना है कि घोलक लिखिए या घोल लिखिए, क्योंकि घोल में जो घुल्य रहता है उसका वाष्प दाब 0। तो जो हम यहां पर लिखे हैं घोल में घोलक का वाष्प दाब, इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि घोल का वाष्प दाब, क्योंकि घोल में घुल्य और घोलक होता है, और घुल्य का वाष्प दाब कितना होता है, 0, क्योंकि ये घुल्य हमारा कैसा है, अउड़नशील है। तो यहाँ पर ये जो है, आप यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये देखिए, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम 2 मान लेते हैं, इस वाले को 1 और इस वाले को 2। अब देखो यहाँ पर इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, घोल में घोलक का वाष्प दाब की जगह क्या लिख सकते हैं, घोल का वाष्प दाब। घोल का वाष्प दाब बराबर, ये देखिए ध्यान से, इसके जगह पर हमने ये लिख दिया, बाकी उतार दीजिए, घोल में घोलक का मोल प्रभाज। घोल में घोलक का घोल में घोलक का मोल प्रभाज गुणा में शुद्ध घोलक का वाष्प दाब। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घोल का वाष्प दाब, हम इसको क्या लिखेंगे, PS। PS बराबर घोल में घोलक का मोल प्रभाज यानी X1 और घुल्य शुद्ध घोलक का क्या वाष्प दाब क्या लिख दिए, P0। अब यहां पर देखिए ध्यान से, 3 1 2, ये 1 2 3। अब यहां पर आप देखिए, ये PS क्या है, घोल का वाष्प दाब, PS घोल का वाष्प दाब। X1 क्या है, X1 है घोल में घोलक का वाष्प दाब। अब यहां पर एक बात, अगर घुल्य रहता तो हम क्या लेते, अगर घुल्य का, सॉरी, ये मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज। अब यहां पर अगर X2 रहता यानी घुल्य रहता तो ये हमारा X2 हो जाता, क्योंकि एक जनरल रूल है कि हम घोलक का मोल प्रभाज क्या लेते हैं, X1 मोल प्रभाज, और घुल्य का लेते हैं कितना, X2, ये याद रखना होगा। तो यहां पर हम क्या माने हैं, घोलक का, घोल में घोलक का मोल प्रभाज कितना, X1। अब यहां पर P0 क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। P0 शुद्ध घोलक का वाष्प दाब, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपका 2 बीकर है, 2 पात्र है, इसमें आपने लिया शुद्ध घोलक, प्योर सॉल्वेंट, और ये है आपका घोल, यानी घोलक में ध्यान दीजिएगा, घोलक में क्या, घुल्य। अब यहां पर ये जो है इसका वाष्प दाब, ये देखिए इसका वाष्प दाब शुद्ध घोलक है, और ये क्या है, ये आपका घोल है, घोल में क्या क्या रहता है, घोलक और घुल्य। अब ये क्या होगा, इसका वाष्प दाब क्या होगा, इसका वाष्प दाब देखिए ध्यान से, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब यानी P0 क्या होता है, अधिक, और ये घोल है, घोल का वाष्प दाब PS क्या होता है, कम, क्योंकि घोल में
घोल में घोलक, घोलक के साथ क्या घुला रहता है? घुल्य। और ये घुल्य कैसा है? ठोस। तो इसके वाष्प दाब को क्या कर देगा? कम। इसलिए याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दैट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इतने वाष्प दाब हैं किसका? शुद्ध घोलक का, यानी पी नॉट का। पी नॉट हमेशा अधिक होगा। और ये क्या है? पीएस। इसमें क्या है? इसमें न सिर्फ घोलक है बल्कि क्या है? घुल्य है, घुल्य भी है। तब क्या करेंगे? यहाँ पर इसका वाष्प दाब कम और शुद्ध घोलक का वाष्प दाब अधिक। अब ये जो है आपका, यहाँ पर हम क्या लिख दिए? ये आपका हो गया पी नॉट। ये किसके लिए है? शुद्ध घोलक का वाष्प दाब। अब यहाँ पर देखिए आप, इस समीकरण 3 से क्या होगा? पी एस बटा में पी नॉट इक्वल टू x1, इसको हम 4 मान सकते हैं। पी एस याद रखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब। अब यहाँ पर ये जो है, इस समीकरण में अगर हम इसको कांस्टेंट मानते हैं, यहाँ पर ये देखिए तो क्या हो जाएगा? पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? x1। ये हो जाएगा 5। यहाँ पर आप इसका मतलब ये जो पी नॉट है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको अभी समानुपातिक कांस्टेंट, अगर हम पी एस बराबर लिखें, ये समानुपातिक हटाते हैं तो क्या लग जाएगा? यहाँ P0 गुणा में x1, जहाँ P0 न सिर्फ शुद्ध घोलक के वाष्प दाब को दर्शाता है बल्कि यह समानुपातिक स्थिरांक को भी दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस समीकरण में आते हैं। इस समीकरण का क्या अर्थ है? इस समीकरण का ये अर्थ है कि घोल का वाष्प दाब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। घोल में शुद्ध घोलक का मोल प्रभाज जितना ही अधिक होगा, घोल का वाष्प दाब भी उतना ही अधिक होगा। यानी आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि घोल का वाष्प दाब यानी पीएस, घोल का वाष्प दाब पीएस घोल में उपस्थित घोलक के मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। आप यहां पर कह सकते हैं, हम यहां लिख रहे हैं अर्थात में, यहां पर अर्थात दे देंगे आप, अर्थात में घोल का वाष्प दाब, घोल में उपस्थित घोलक के मोल प्रभाज क्या है? x1 का सीधा समानुपाती होता है। ये देखिए, यानी x1 बढ़ेगा तो पीएस भी बढ़ेगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। माना कि घोल में घुल्य के N2 मोल एवं घोलक के N1 मोल उपस्थित है। ठीक है, इसलिए घोलक का मोल प्रभाज x1 बराबर क्या होगा? N1/N1 + N2। अगर हम यहां पर घुल्य का निकालते, घुल्य का उसकी जरूरत नहीं है अभी, चलिए लिख देते हैं। घुल्य का
मोल प्रभाज क्या हो जाता, ये देखिए पहले यहाँ पर घोलक का हम निकाल रहे हैं, तो घोलक का क्या है N1, तो N1 ऊपर। अब हम निकालने जा रहे हैं घुल्ले का, तो घुल्ले का कितना है N2, तो N2 बटा में N1 प्लस N2। अब यहाँ पर इसको आप 6 मान लो। अब देखिए ध्यान से, इसकी जरूरत अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता दिए कि ये जो है, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि x1 प्लस x2 बराबर ऑलवेज हमेशा 1 होता है। अगर मान लीजिए घोल में अगर 2 3 4 5, ठीक है, अगर इतने अवयव उपस्थित हैं, मान लीजिए 3 अवयव हैं, तो यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 1। अगर 4 अवयव हैं तब जाके भी 1 होगा। ये चीज़ आपको याद है, बस होना चाहिए, बता ये सब पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं। घोलक का मोल प्रभाज इतना आपने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर समीकरण 4 एवं समीकरण 4 एवं 6 से, ये देखिए 4 क्या है, 4 क्या था, ये आपका था PS बटा में P0, PS बटा में P0 इक्वल टू क्या था x1। अब देखो यहाँ पर PS बाई P0 और x1 के जगह यहाँ पर देखिए समीकरण 4 से ये हो गया, 4 एवं 6 से x1 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पर इतना हो गया, इसलिए PS बटा में P0 इक्वल टू x1 की जगह लिख दो N1 प्लस N2। इसको मान लो समीकरण कितना 7। अब देखिए समीकरण 7 में दोनों ओर के पदों को एक में से घटाने पर क्या होगा, 1 माइनस PS बटा में P0 बराबर 1 माइनस N1 प्लस N2। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलिए हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये P0, ये हो जाएगा आपका P0 माइनस PS बटा में क्या होगा P0 बराबर, ये क्या होगा N1 प्लस N2 माइनस में क्या है यहाँ पर N1, नीचे में क्या है N1 प्लस N2, ये देखिए ये कट गया, तब यहाँ पर क्या बचा P0 माइनस PS बटा में P0 क्या हो गया ये N2 और ये N1 प्लस N2। ये देखिए ये रहा आपका समीकरण नंबर कितना 8। अब देखो यहाँ पर ये जो है N2 बाई N1 प्लस N2 बराबर क्या होता है x2, और ये x2 किसका मोल प्रभाज है, घुल्ले का मोल प्रभाज है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर x2 बराबर N2 बटा में N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। ये जो है आपका यहाँ पर, अब यहाँ पर डिफिनीशन पहले समझिए कि यहाँ पर डिफिनीशन क्या है। पहले हम एक एक टर्म को तोड़ेंगे, P0 माइनस PS, जहाँ P0 माइनस PS क्या है, वाष्प दाब में कमी, वेपर प्रेशर में कमी, इसको हम इंग्लिश में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आइए P0 माइनस PS बटा में P0 वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश में इसको लिखेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये x2 क्या है, यानी ये जो है आपका N2
N1 प्लस N2 बराबर X2। ये क्या है? घुल्य का मोल प्रभाज। घोलक का तो ये होता है N1 बाई N1 प्लस N2, ये है घुल्य का X2। ये जो है आपका घुल्य का मोल प्रभाज। तो यहां पर P0 माइनस PS को कहेंगे वाष्प दाब में कमी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P0 माइनस PS बाई P0 क्या है? वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी का यूज पढ़ेंगे हम लोग किसमें? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और यहां पर ये क्या है? घुल्य का मोल प्रभाज। तब यहां से एक डिफिनेशन आता है कि वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, यह है ना, ये पूरा ये टर्म क्या है? वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। वाष्प घोल के वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी उतना ही होगा जितना कि घोल में घुल्य का मोल प्रभाज होगा। यानी हम कह सकते हैं कि घोल के वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी घुल्य के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है? इसको हम, चूंकि जगह नहीं है यहां पर, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर X2 बराबर N2 N1 प्लस N2। यानी हम लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं कि घोल के वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी P0 माइनस PS बटा में P0 घुल्य के मोल प्रभाज यानी N2 बाई N1 प्लस N2 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा? यानी ये कहता है कि घुल्य में जितना ही अधिक घोल में जितना ही अधिक घुल्य घुला रहेगा, घोल के वाष्प दाब में उतनी ही कमी आएगी। जैसे आप मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं या पानी उबाल रहे हैं या दूध उबाल रहे हैं, दूध उबल रहा है, आप उसमें आते हैं तो उसके जो वाष्प जो बॉइलिंग हो रहा था उसमें कमी आती है कि नहीं? आप उसमें जब चीनी या शक्कर कोई ठोस घुल्य डालते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जितना अधिक चीनी डालोगे उतना ही उसके वाष्प दाब में कमी होगा। जितना ही गुड़ डालोगे, जितना ही शक्कर डालोगे, उसके घोल के वाष्प दाब में क्या होगा? कमी होगा। जैसे आप जनरली मान लीजिए शुद्ध जल ले लीजिए, आप प्योर वाटर या जल, आप उसमें पानी उबल रहा है, आप उसमें ले जा करके इतना नमक या चीनी डाल दीजिए, उबलना उसका बंद हो जाएगा। जितना ही अधिक आप नमक या चीनी डालोगे, गुड़ डालोगे उस उबलते हुए पानी में, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो ये समीकरण से बिल्कुल क्लियर है कि घोल के वाष्प दाब के सापेक्षिक कमी, ये जो है घुल्य कैसा है? ठोस। यहां पर ध्यान देना है, घुल्य यानी यहां पर घुल्य के जगह आप ठोस भी लिख सकते हो, क्योंकि ठोस ही यहां पर सोल्यूशन कैसा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो ये जो है आपका यानी घुल्य जितना ही अधिक होगा, ठीक है, ये जो है कह सकते हैं घुल्य क्या? ठोस। घुल्य की मात्रा जितनी ही अधिक होगी, घोल के वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी उतनी ही अधिक होगी। तो ये रहा आपका राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है। वो क्या था इसके पहले वाला? राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल उड़नशील द्रव के लिए, और ये था अउड़नशील घुल्य के लिए, क्योंकि इसमें घुल्य कैसा है? ठोस। उसमें घुल्य और घोलक दोनों द्रव था, इसमें द्रव है घोलक और घुल्य है ठोस। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आपको बताते हैं, जैसे राउल्ट्स लॉ एज ए
स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। जैसे तुम हेनरी लॉ याद कीजिए, हेनरी लॉ में क्या पढ़ते थे आप? पी ए बराबर के एच, या आप ये जो है आपका क्या था एक्स ए, या पी ए बराबर के एच गुणा में एक्स ए, जहाँ के एच क्या था? हेनरी कांस्टेंट, हेनरी का स्थिरांक। उसी तरह से राउल्ट लॉ में, राउल्ट्स लॉ जो है, राउल्ट्स लॉ में क्या था? ये जो है आपका कह सकते हैं पी ए समानुपाती क्या एक्स ए कोई अवयव है, ये द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। ये देखिए हेनरी लॉ में ये गैस ए है। अब यहाँ पर देखो तुम पी ए समानुपाती एक्स ए, इसलिए पी ए बराबर पी नॉट ए गुणा में एक्स ए। अब तुम देखो दोनों में, ये जो तुम्हारा हेनरी लॉ के अनुसार है और ये तुम्हारा राउल्ट्स लॉ के अनुसार है। दोनों में देखो पी ए लेफ्ट हैंड साइड में पी ए और इधर एक्स ए, अंतर कहाँ है? हेनरी लॉ में स्थिरांक है के एच और राउल्ट्स लॉ में स्थिरांक है क्या? यहाँ पर ये जो है पी नॉट ए है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है राउल्ट लॉ। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सॉल्यूशन पार्ट 7 क्लास 12th के लिए। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, बगैर नोट्स के काम नहीं चलेंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप सब्सक्राइब करें।